दोस्तों, नाइजेल ब्रेनन एक ऑस्ट्रेलियन फोटो जर्नलिस्ट हैं जो साल 2008 में कैनेडियन जर्नलिस्ट अमेंडा लिडहाउट के साथ सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के सफर पर निकले थे। असल में ये दोनों इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन यानी आईडीपी के कैंपों में रहने वाले लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए सोमालिया गए थे। हालांकि इन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इनका ये सफर इनकी जिंदगी का सबसे बुरा अनुभव साबित होने वाला था। दरअसल सोमालिया अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर बसा एक देश है जो अपने समुद्री लुटेरों की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है। बताया जाता है कि इस देश की गरीबी और कमजोर इकोनॉमी ने वहाँ के लोगों को क्रिमिनल बनने पर मजबूर किया है और इसी के चलते वहाँ के ज्यादातर नौजवान बहुत छोटी सी उम्र में ही क्राइम की दुनिया में कदम रख देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन लुटेरों की वजह से सोमालियन कोस्ट आज दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री इलाका माना जाता है। और दोस्तों, ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी नाइजेल और अमेंडा ने मोगादिशु जाने का रिस्क लिया था। अभी इन लोगों को इस शहर में आए हुए सिर्फ 2 दिन ही बीते थे कि 23 अगस्त 2008 के दिन इन्हें हिजबुल इस्लाम ग्रुप के कुछ लुटेरों ने बंदूक की नोक पर दिन दहाड़े किडनैप कर लिया था। उन लुटेरों ने नाइजेल व अमेंडा के साथ उनकी सोमाली ट्रांसलेटर अब्दी फतह मोहम्मद एल्मी, उनके ड्राइवर और जिस होटल में वो ठहरे हुए थे उस होटल के एक ड्राइवर को भी किडनैप किया था। शुरुआत में उन लुटेरों ने इस किडनैपिंग के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन जब कई दिनों तक इनके घर वाले इनसे बात नहीं कर पाए तो उन्हें शक होना शुरू हो गया कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। दोस्तों, उन लुटेरों ने सभी लोगों को एक सुनसान घर के अंदर अलग अलग कमरों में कैद किया था और उस समय किसी को ये तक मालूम नहीं था कि उनके बाकी के साथी जिंदा भी हैं या नहीं। कई दिनों तक जब इन लोगों से किसी का कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया तो अथॉरिटीज के द्वारा इनकी खोजबीन शुरू हुई, लेकिन दोस्तों काफी खोजबीन के बाद भी अधिकारियों को कोई भी खबर नहीं मिली। कुछ दिन बाद रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों ने अंदर की खबर निकालकर बताया कि इन लोगों को हिजबुल इस्लाम के लुटेरों ने किडनैप किया है। और आखिरकार ये किडनैपिंग होने के लगभग 2 हफ्ते बाद लुटेरों ने अमेंडा और नाइजेल के घर कॉल करके फिरौती की मांग करनी शुरू कर दी। उन्होंने दोनों जर्नलिस्ट को छोड़ने के बदले में 3 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की मांग की थी, जो कि दोस्तों ये बहुत बड़ी रकम थी। ये मांग करने के बाद लुटेरों ने अमेंडा और नाइजेल की उनके घर वालों से बात भी करवाई ताकि उन्हें यकीन आ जाए कि वो दोनों सही सलामत हैं। अब चूंकि ये लुटेरे अच्छी तरह जानते थे कि इन्हें फिरौती की रकम सिर्फ अमेंडा और नाइजेल के घर से ही मिल सकती थी, इसलिए उन्होंने कुछ समय के बाद ट्रांसलेटर और उन दोनों ड्राइवर्स को आजाद कर दिया। दोस्तों, अमेंडा और नाइजेल दोनों के घर वालों के लिए खुद से फिरौती की वो रकम जमा कर पाना पूरी तरह नामुमकिन था। साथ ही उस समय ऑस्ट्रेलियन व कैनेडियन दोनों ही सरकारों की ये पॉलिसी थी कि वो किसी भी किडनैपिंग के मामले में फिरौती की रकम नहीं चुकाएंगे। इसलिए दोस्तों दोनों ही परिवारों को इतनी बड़ी रकम बिना सरकार की मदद के खुद ही जमा करनी थी। इस रकम का इंतजाम करने में दिन बीतने लगे और धीरे धीरे करके महीनों का समय गुजर गया। दोस्तों, किडनैपर्स ने अमेंडा और नाइजेल को भी अलग अलग कमरों में कैद किया था और साथ ही इन्हें खाना और पानी भी सिर्फ इतना ही दिया जाता था जिससे कि ये दोनों जिंदा रह सकें। और इस सब के चलते इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि कई बार तो इन्हें लगने लगा था कि अब ये जिंदा नहीं बच पाएंगे। इन दोनों ने इस उम्मीद पर इस्लाम धर्म भी कबूल कर लिया था कि शायद लुटेरे इनके मुसलमान बन जाने पर शायद इन्हें छोड़ दें, लेकिन दोस्तों किडनैपर्स को सिर्फ इन लोगों के बदले मिलने वाली फिरौती में ही दिलचस्पी थी। बाकी के चीजें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। दोस्तों, इस कैद में रहते हुए जब इन लोगों का काफी समय बीत गया तो इन्होंने इस चीज की उम्मीद करना छोड़ दिया कि अब कोई इन्हें बचाने भी आएगा। और दूसरों से नाउम्मीद होकर नाइजेल ने खुद ही इन लुटेरों की कैद से भागने का प्लान बनाया। उसने देखा कि जो बाथरूम ये लोग इस्तेमाल करते थे वहाँ एक कमजोर सी खिड़की लगी हुई थी जिसको तोड़कर ये दोनों आसानी से भाग सकते थे। उसने बाथरूम के अंदर एक छोटे से कागज पर नोट लिखकर अपना प्लान अमेंडा को बताया, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से भागने के लिए एक सही मौके का इंतजार करने लगे। इसी दौरान लुटेरों का सब्र भी अब टूटने लगा था और उन्होंने अमेंडा और नाइजेल के घर फोन करके फिरौती की रकम को घटाकर 1 मिलियन डॉलर कर दिया था, लेकिन साथ ही ये भी शर्त रखी थी कि अब उन्हें ये रकम 1 हफ्ते के अंदर ही देना पड़ेगा, वरना ये इन दोनों को मौत की नींद सुला देंगे। अमेंडा और नाइजेल जानते थे कि अब उनके पास वहाँ से भागने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचा था, इसलिए एक दिन ये दोनों मौका पाकर उस बाथरूम की खिड़की को तोड़कर वहाँ से भाग निकले और बाहर निकलकर उनसे जितनी सोमाली भाषा आती थी उसमें उन्होंने लोगों से मदद मांगने की कोशिश की। दरअसल वहाँ के लोग जानते थे
कि इन दोनों को हिजबुल इस्लाम के लोगों ने किडनैप किया है, इसलिए कोई भी व्यक्ति उनकी मदद के लिए सामने नहीं आया। जिसके बाद मजबूरी में अमेंडा और नाइजेल ये सोचकर एक मस्जिद में छिप गए कि शायद वो लुटेरे मस्जिद में इनको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन उन किडनैपर्स को जैसे ही इनके ठिकाने के बारे में पता चला तो वो इनको पकड़ने के लिए हथियार लेकर मस्जिद में भी घुस गए। वहाँ के लोकल लोगों ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश भी की, लेकिन AK-47 जैसी बंदूकों के दम पर उन्होंने अमेंडा और नाइजेल को एक बार फिर से पकड़ लिया था और उनके भागने की सजा देते हुए उन लोगों को आम लोगों के सामने बुरी तरह मारा पीटा। इसके बाद इन दोनों को एक नए घर में कैद किया गया, जहां कमरों का साइज इतना छोटा था कि ये उसमें अपनी टांगे भी ठीक से नहीं फैला सकते थे। दोस्तों, इस नई जगह पर कैद होने के बाद उन दोनों ने अपने जिंदा बच पाने की उम्मीद पूरी तरह छोड़ दी थी और उन्हें लगने लगा था कि अब कोई भी दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। वैसे इन दोनों ने भले ही अपने बचने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन इनके परिवार के लोग अभी भी इनकी जान बचाने के लिए पैसों का इंतजाम कर रहे थे और चूंकि उन लोगों को सरकार से कोई मदद नहीं मिल पाई थी, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म को हायर कर लिया, जिन्हें इस तरह के मामले निपटाने का अनुभव था। दोस्तों, दोनों परिवारों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पैसों का इंतजाम किया, जिसके लिए इन्हें बहुत से लोगों से मदद भी मांगनी पड़ी। दरअसल परिवार वाले अमेंडा व नाइजेल को बचाने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार थे। यहाँ तक कि नाइजेल की बहन गैरकानूनी तरीके से पैसे लेकर सोमालिया तक पहुँच गई थी और वहाँ जाकर उसने उस थर्ड पार्टी को वो पैसा दिया जो किडनैपर्स को जानते थे। हालांकि ये काम बहुत ज्यादा रिस्की था, लेकिन अपने भाई की जान बचाने के लिए उस लड़की ने अपनी कोई चिंता नहीं की। आखिरकार परिवार के लोगों की ये मेहनत रंग लाई, क्योंकि किडनैपर्स एक तय रकम पर अमेंडा व नाइजेल को छोड़ने के लिए राजी हो गए थे। इसके बाद उस प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म की मदद से फिरौती का पैसा किडनैपर्स तक पहुंचाया गया और आखिरकार 25 नवंबर 2009 के दिन उन लुटेरों ने नाइजेल और अमेंडा को 460 दिन अपनी कैद में रखने के बाद आजाद कर दिया। दोस्तों, अब भले ही ये दोनों आजाद हो गए थे, लेकिन फिर भी इस हादसे से पूरी तरह उबरना इनके लिए काफी मुश्किल रहा। दरअसल इतने लंबे अरसे तक कैद में रहने से इनके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था, जिसकी वजह से इन दोनों को अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर लौटने में काफी समय लग गया था। इस हादसे से उबरने के बाद नाइजेल ने द प्राइज ऑफ लाइफ नाम की एक किताब लिखी, जिसके जरिए उसने अपने साथ हुए इस हादसे की कहानी लोगों तक शेयर की। वहीं दूसरी तरफ अमेंडा ने अपना कैरियर एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में शुरू किया और अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जून 2015 में कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस इस किडनैपिंग के मास्टरमाइंड अली उमर अदीर को गिरफ्तार कर लिया था और इस किडनैपिंग के जुर्म में आज वो कनाडा की एक जेल के अंदर 15 साल की सजा काट रहा है। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप इसी तरह के टॉपिक का सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम जरूर उन पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।